Okay, Aditya, can you read this? Read the slide. Aditya, read the slide. Okay, Atharva, read the slide if Aditya is not able to hear. Aditya, are you able to hear? Yes, sir. आदित्यचा आवाज नाही येत मला. अथर्व रीड कर. 7.4 Game materials and toys. The means and equipment for the entertainment and education of children are called toys. Clay toys have been found in archaeological excavation. These toys were fashioned by either by hands or by using molds. तो देखो, गेम्स के साथ और एक पार्ट होता है, दैट इज टॉयज, क्योंकि टॉयज के साथ भी बहुत हम लोग खेलते हैं. तो इसके लिए ये पार्ट हम लोग थोड़ा देखने वाले टॉयज के बारे में. कल हम लोग स्पोर्ट्स के बारे में देखा, आज हम लोग टॉयज के बारे में देखेंगे. तो टॉयज जो है वो एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जिससे एक तो एंटरटेनमेंट भी होता है और उसके साथ साथ एजुकेशन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके घर पे अगर छोटे बच्चे होंगे, आप लोग उनको अलग अलग एनिमल्स के टॉयज बताते हो. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर एनिमल का कोई टॉय है तो उससे उन लोग को पता चलेगा कि कौन सा एनिमल कैसे दिखता है. तो एंटरटेनमेंट भी होता है टॉयज की वजह से, उसके साथ साथ एजुकेशन भी होता है, राइट. और ये जो टॉयज का कल्चर है वो अभी नहीं आया. हम लोग ने जब आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन स्टार्ट किए थे, जब हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन मिला था, हड़प्पा वगैरह, उसके वक्त भी हम लोग को अलग अलग टॉयज मिले थे. कुछ ऐसे टॉयज थे जो कि हैंड से बनाए हुए थे, कुछ ऐसे थे जिनको मोल्ड से यूज करके बनाया गया था. मोल्ड्स मतलब उनको किसी साचा बोलते ना अपन मराठी, उनको किसी साचे में अच्छे से उनको बिल्ड किया जाएगा और फिर उनके टॉयज बनेंगे. तो ऐसे टॉयज जो है वो हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिले थे. फॉर एग्जाम्पल, ये जो भी पिक्चर्स आप लोग देख रहे हो, ये अभी के टॉयज नहीं है, ये अराउंड 3000-4000 ईयर्स अगो के टॉयज है. तभी के टाइम पे ऐसे अलग अलग टॉयज भी बनते थे. ठीक है, तो ये हो गया टॉयज के बारे में. अल्सो एक्सकेवेशन के साथ साथ अलग अलग ऐसे बुक्स है जिसमें हम लोग को टॉयज के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, dolls are mentioned in ancient Indian literature. A Sanskrit play by Shudraka is named as Mrichachakatika. It means a clay cart. तो अभी यहाँ पे एक बुक के बारे में आपको दिया है कि एक एंशियंट बुक है इंडिया की, जो कि शूद्रका करके एक किंग था, उसने संस्कृत में लिखी थी. और वो बुक के अंदर उसने एक प्ले लिखा है. प्ले मतलब एक नाटक, जिसका नाम है क्ले कार्ट. क्ले कार्ट का मतलब होता है, एक्चुअली इसको बोला जाता है लिटिल क्ले कार्ट. आप ये इमेज में देख सकते हो पिक्चर में, द लिटिल क्ले कार्ट. तो इसको बोला जाता है लिटिल क्ले कार्ट. उसको संस्कृत में क्या लिखा गया है, मृच्छकटिका. तो ये प्ले जो है उसके अंदर भी टॉयज के बारे में, डॉल्स के बारे में मेंशन किया गया था. तो तुम लोग सोच सकते हो कि एंशियंट टाइम के एक्सकेवेशन करने के बाद हड़प्पा में हम लोग को टॉयज मिले. सिमिलरली एंशियंट टाइम का ये एक हम लोग को एक लिटरेचर दिया, एक बुक दिया, वो बुक में हम लोग ने टॉयज के नाम पढ़े. तो इसका मतलब क्या है कि बहुत पहले से इंडिया में टॉयज का कल्चर भी चल रहा है. ओके Okay, in India, there are regional traditions of making dolls. The wooden dolls made in Maharashtra were known as Thaki. Let us find out about other regions where dolls were made or made or are still being made. Let us also find out the local names of such dolls. तो आपको क्या बोला गया कि महाराष्ट्र में है ना, बहुत पहले से ट्रेडिशनली वुडन वुडन मतलब लकड़ी के डॉल्स बनाए जाते थे. तो उनको क्या नाम दिया जाता था, ठकी. तो उनको ठकी बोला जाता है. ये अलग अलग वुडन टॉयज है. तो अलग अलग जगह पे ऐसे वुडन टॉयज बनते हैं अलग अलग रीजन्स में. ये महाराष्ट्र का एग्जाम्पल है. तो आपको बोला है कि आप फाइंड करने का ट्राई करो कि अलग अलग जगह पे इनको क्या नाम दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, साउथ में अगर ऐसे डॉल्स बनते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, नॉर्थ इंडिया में बनते हैं तो उनको क्या बोला जाता है. तो यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि महाराष्ट्र के ट्रेडिशनल डॉल्स और उनको बोला जाता है ठकी, THAKA. ओके, नाउ टॉयज एंड हिस्ट्री. टॉयज का थोड़ा सा हिस्ट्री आपको दिया गया. टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. We can also get a glimpse of religious and cultural traditions through them. तो आपको क्या बोला गया कि टॉयज से हम लोग को एक चीज क्या पता चलती है कि टेक्नोलॉजी कितनी डेवलप्ड हो गई है, या फिर हम लोग को रिलीजन या फिर कल्चर के बारे में पता चलता है. फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग अगर नीचे ये दो पिक्चर देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, इसमें दोनों चीजें एक्सप्लेन हो जाएगी.
पहला एग्जाम्पल जो है वो इंडिया के टॉयज है, इंडिया में ऐसे टॉयज बनते हैं, तो इंडिया का रिलीजन अलग है, इंडिया का कल्चर अलग है, इसलिए इंडिया पे ऐसे, इंडिया के अंदर ऐसे टॉयज बन रहे हैं, ठीक है। दूसरे जगह पे तुम लोग देखोगे तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में बने हुए टॉयज है, इनके स्ट्रक्चर्स, इनके जो मेथड है वो अलग है। फॉर एग्जांपल ये जो दो टॉयज दिख रहे हैं वो एक्चुअली एक ही टॉय है, ये टॉय इसमें कन्वर्ट होता है, ये वाला टॉय इसमें कन्वर्ट होता है, ऐसे आपको दिए गए। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि टेक्नोलॉजी का भी डेवलपमेंट हो रहा है जो कि टॉयज के अंदर यूज किया जा रहा है। और इससे हम लोग को दूसरी चीज क्या पता जाती है कि हम लोग का जो कल्चर होता है, हम लोग का रिलीजन जैसा होता है, वैसे भी टॉयज हम लोग को देखने को मिलता है। तो टॉयज जो है वो कल्चर, रिलीजन के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी डिपेंडेंट होते हैं। अभी जो हिस्ट्री हम लोग को देखनी थी टॉयज की, उसमें आपको थोड़ा सा पार्ट दिया गया है, ये वाला, ठीक है। मोहम्मद, कैन यू रीड द स्लाइड? मोहम्मद, Sir, रीड द स्लाइड। as a part of traditional Diwali celebration in Maharashtra, model forts are made. Clay images of Chhatrapati Shivaji Maharaj and his soldier, and also people and animal are placed on these model forts. These tradition keeps the memory alive of the important role of forts in the history of Maharashtra. तो देखो यहाँ पे आपको हिस्ट्री के बारे में दिया गया है कि बहुत सारे हिस्टोरिकल टाइम से, बहुत पहले के टाइम से महाराष्ट्र में एक ट्रेडिशन है जिसको एक्चुअली यहाँ पे नाम नहीं दिया है, लेकिन दिवाली, दिवाली किल्ला ऐसा बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि दिवाली के टाइम पे अलग अलग है ना टॉयज बनाए जाते हैं, अलग अलग क्ले से टॉयज बनाए जाते हैं, और क्ले का, मिट्टी का फोर्ट भी बनाया जाता है। फोर्ट मतलब किला, ठीक है। और ये फोर्ट पे आपको दिखेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के क्ले इमेजेस होते हैं, उनके जो सोल्जर्स है उनके क्ले इमेजेस होते हैं, और किले में इनको अलग अलग जगह पे रखा जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे हम लोग को पता चलता है कि महाराष्ट्र की जो रिच हिस्ट्री है, महाराष्ट्र के जो भी लीडर्स थे बड़े बड़े, उनके हिस्ट्री के बारे में बच्चों को पता चल जाता है। तो ये हो गई टॉयज की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा आपको दिया गया कि महाराष्ट्र में दिवाली किला या फिर दिवाली के टाइम पे सेलिब्रेशन करते हुए फोर्ट्स बनाए जाते हैं क्ले के, और उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके अलग अलग सोल्जर्स, जिनको मराठी में मावळे बोला जाता है, उनको वो फोर्ट्स के ऊपर प्लेस किया जाता है। और इससे हम लोग को, हम लोग के चिल्ड्रंस को, बच्चे लोगों को हमारे हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, now again there is some other example. For example, this example is from ancient city of Italy. इटली में एक एंशियंट सिटी है, वहां का एक एग्जाम्पल देखो। क्या एग्जाम्पल? एन आइवरी डॉल मेड ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैन was found in excavation of Pompeii, an ancient city in Italy. It is dated to 1st century Common Era. This artifacts throw light on Indo-Roman trade relations. Thus, toys found in archaeological excavation can tell us about cultural contexts between nations in ancient times. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि एंशियंट इटली में 1st सेंचुरी कॉमन एरा, मतलब रोमन एम्पायर के बारे में मैंने आपको थोड़ा बताया था, तभी के टाइम पे इटली में है ना एक सिटी थी पॉम्पेई, वहाँ पे एक्सकेवेशन किया गया। एक्सकेवेशन मतलब क्या किया गया आपको पता है, वहाँ पे जमीन के अंदर अलग अलग प्रूफ ढूंढे गए हिस्ट्री के बारे में। तो एक्सकेवेशन करने के बाद उनको ये डॉल मिली, ठीक है, ये डॉल जो आप लोग देख रहे हो, ऐसी डॉल्स उन लोग को मिली। तो ये जो डॉल्स है उनको ऑब्जर्व करने के बाद इन लोग को पता चला कि ये जो डॉल्स है वो एक्चुअली इंडिया से बनी आई है, इंडिया से बनी है और इंडिया से आई है। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में इंडिया से इटली में डॉल्स का क्या हो सकता था, ट्रेड हो सकता था। मतलब इंडिया से लोग डॉल्स इटली लेके जाते थे और वहां पे जाके बेचते थे, या फिर इटली से भी इंडिया में आते होंगे और वहां पे बेचे जाते होंगे। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि एंशिएंट टाइम में भी कैसे कल्चर की अदला बदली होती थी। ये अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना होगा तो आप इसको पॉम्पेई लक्ष्मी करके सर्च कर सकते हो। इसको बोला जाता है पॉम्पेई लक्ष्मी। ये टॉय जो है उसको लक्ष्मी बोला जाता है और पॉम्पेई सिटी में मिला है, इसके लिए पॉम्पेई लक्ष्मी। तो आप इसको सर्च कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि इटली में जो कंट्री है वहाँ पे एंशिएंट टाइम में एक्सकेवेशन करने के बाद एंशिएंट टाइम का ये टॉय मिला। और इससे हम लोग को पता चलता है कि इंडिया और जो रोमन एम्पायर था उसके बीच में ट्रेड के रिलेशंस भी
थे, ट्रेड रिलेशंस तभी थे, ठीक है। तो ये हो गई टॉय की थोड़ी हिस्ट्री। अभी नेक्स्ट पार्ट, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स के बारे में, लिटरेचर के बारे में मतलब बुक्स के बारे में, और मूवी, तो स्पोर्ट्स का बुक्स और मूवी ये सब चीज़ों से क्या लेना देना है वो हम लोग देखेंगे। Publishing of books and encyclopedias of sports is newly developing enterprise. The history of Mallakham has been recently published. There is an encyclopedia on the subject of exercise. तो आपको क्या यहाँ पे क्या दिया गया है कि स्पोर्ट्स जो है उसके ऊपर अलग अलग लिटरेचर भी दिखे जाते हैं। लिटरेचर मतलब बुक्स, और एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या होता है, जो भी बड़े बड़े बल्कि बुक्स होते हैं उनको बोला जाता है एनसाइक्लोपीडिया। तो स्पोर्ट्स के ऊपर है ना बहुत सारे बुक्स लिखे जाते हैं। आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया मल्लखम, तो रिसेंटली मल्लखम के ऊपर भी बहुत सारे एनसाइक्लोपीडियाज वगैरह लिखे जा रहे हैं। ऐसे कुछ एनसाइक्लोपीडिया होता है जो ऑनलाइन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट अच्छी देखी, इसके लिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है mallakhambindia.com। यहाँ पे आप जाओगे ना तो मल्लखम के बारे में आपको हिस्ट्री या फिर मल्लखम के बारे में और अलग अलग चीज़ें आपको पता चलेगी इंडिया के मल्लखम के बारे में। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको पहले तो एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल गई। अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज है तो आप बुक्स लिख सकते हो, आप मूवीज़ बना सकते हो, आप ऐसे वेबसाइट्स बना सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप देखोगे कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन में पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। द अर्लीस्ट मेंशन मल्लखम कैन बी traced back to 12th century where it is mentioned in the classic Manasolas, that is 1135 AD. For about 7 centuries after that, the art form remained dormant until it was given a new lease of life by uh, Bal Balambhatta Dada Deodar, the renowned teacher of Peshwa Bajirao II during the first half of 19th century. तो यहाँ पे मल्लखम के बारे में ऐसी कुछ हिस्ट्री दी गई है जो हम लोग को ज़्यादातर पता नहीं होती। तो क्या दिया गया है कि 12th सेंचुरी में, मतलब कहा कौन से ईयर में, 1135 ईयर में मल्लखम के ऊपर एक बुक में मेंशन किया गया था। लेकिन उसके बाद में अराउंड कुछ 7 सेंचुरीज तक, मतलब 600-700 साल तक क्या हुआ, मल्लखम ज़्यादा खेला नहीं जाता था या फिर मल्लखम के बारे में किसको पता नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो पेशवा बाजीराव II थे, आपको बाजीराव मूवी वगैरह आपने देखी होगी, तो जो पेशवा बाजीराव II थे उनके जो टीचर थे उन्होंने उनको मल्लखम के बारे में लेसन्स देना स्टार्ट किए थे। तो तभी से महाराष्ट्र में मल्लखम और ज़्यादा ग्रो होने लग गया। तो थोड़ी सी हिस्ट्री आपको मल्लखम के बारे में यहाँ पे पता चल गई, ठीक है। Some years ago, there was a sports magazine named as Shatkar. There is an ample literature available in English on sports. Some television channels are exclusively devoted to sports. तो आपको और क्या बताया गया है कि पहले, बहुत पहले एक मैगजीन आती थी जिसका नाम था षटकार, जो स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड थी। आप देख सकते हो यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, इनके इमेजेस दिए गए। तो इनके बारे में, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे न्यूज़ आती थी। उसके बाद और क्या दिया गया आपको कि बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स चैनल्स होते हैं जो क्या होता है, सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में न्यूज़ बताते हैं, स्पोर्ट्स के बारे में प्रोग्राम्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हो गया स्टार स्पोर्ट्स, उसके ही बहुत अलग अलग चैनल्स हैं, स्टार स्पोर्ट्स 1, 2, 3, 4, HD वगैरह। तो ये सब जगहों पे क्या हो रहा है, आपके लिए एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज है तो आप स्पोर्ट्स के मैगजीन में आर्टिकल्स लिख सकते हो। आप लोग ये जो स्टार स्पोर्ट्स वगैरह चैनल्स है उनमें भी आप काम कर सकते हो। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोग को, स्पोर्ट्स को कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है वो आपको पता चल रहा। तो दूसरी बात हो गई मूवीज़। पहले हम लोग ने देखा मैगजीन, फिर हम लोग ने देखा बुक्स या फिर टेलीविजन चैनल्स, और एक बात होती है जहाँ पे स्पोर्ट्स यूज़ किया जाता है, दैट इज़ मूवीज़। Recently, some movies on sports and biography of players have been released in various language. For instance, the film Mary Kom and Dangal. तो मेरी कॉम और दंगल ये दोनों पिक्चर्स है जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। आपने देखी है नहीं देखी है पता नहीं, लेकिन ये स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो अगर स्पोर्ट्स के ऊपर कोई मूवी बेस्ड है और आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज, आप स्पोर्ट्स के हिस्टोरियंस हो, तो आपको ये मूवीज़ में एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। क्योंकि हम लोग ने लास्ट टाइम देखा था कि अगर आपको माइथोलॉजी या फिर हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है तो आप अलग अलग
मूवीज में या फिर टेलीविजन प्रोग्राम्स में अपना नॉलेज शेयर कर सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही है, मूवीज में भी आप नॉलेज शेयर कर सकते हो, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। अभी मेरी कॉम जो थी, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स एंड विन अ ब्रॉन्ज मेडल। तो पहली ऐसी इंडियन फीमेल बॉक्सर थी, ओके बॉक्सर, दिस इज इम्पोर्टेंट, बॉक्सर थी, ऐसा नहीं कि पहली फीमेल इंडियन थी, पहली फीमेल इंडियन बॉक्सर थी जिन्होंने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट इवेंट्स के बारे में लिखा गया। तो ओलंपिक में इन्होंने 2012 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर जो बॉक्सिंग की चैंपियनशिप होती है, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के जैसे वर्ल्ड कप होता है, वैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप बॉक्सिंग की होती है, उसमें इन्होंने 6 बार गोल्ड मेडल जीता है, विच इज़ अ बिग नंबर, 6 बार गोल्ड मेडल जीता है। अगेन एशियन गेम्स होता है जिसको मैंने एशियाड करके बोला था, सिमिलरली एशियन चैंपियनशिप भी होती है। चैंपियनशिप इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, बट एशियन गेम्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें भी उनको एक गोल्ड मेडल मिला है। सिमिलरली कॉमनवेल्थ गेम, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है, कॉमनवेल्थ के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। कॉमनवेल्थ गेम क्या होता है, ब्रिटिश लोग जो थे उनके अलग अलग कंट्रीज में उन लोगों ने राज किया था। तो ब्रिटिश लोगों ने जो भी कंट्रीज के ऊपर राज किया था, वो कंट्रीज ने क्या किया, अपना एक अलग से स्पोर्ट्स का इवेंट खोला। तो इंडिया के ऊपर भी ब्रिटिश लोगों का राज था, तो इंडिया भी कॉमनवेल्थ नेशन है। तो जो भी कॉमनवेल्थ नेशन होता है उन लोग का एक गेम का इवेंट होता है जिसको बोला जाता है कॉमनवेल्थ गेम। उसमें भी मेरी कॉम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो मेरी कॉम जो है वो बहुत बड़ी इंडिया की फीमेल बॉक्सर है, ठीक है। उसके बाद में दंगल जो है वो फोगाट सिस्टर्स जो है वो रेसलर्स है। इनके लिए क्यों मूवी बनी थी, क्योंकि दंगल इज बेस्ड ऑन द लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर हु वर द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स टू विन गोल्ड मेडल एट वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या हो गया, रेसलर्स। ये दोनों सिस्टर्स जो है वो पहले ऐसे रेसलर्स है जिन्होंने अलग अलग इंटरनेशनल इवेंट्स पे गोल्ड मेडल जीते। फॉर एग्जाम्पल इनका जो नाम है गीता फोगाट और इनका नाम है बबीता कुमारी। तो ये दोनों ने मेडल जीते। इनके साथ इनकी और 4 सिस्टर्स है, और वो और 4 सिस्टर्स जो है वो भी रेसलर्स है। तो यहाँ पे आप इनका देख सकते हो कि कॉमनवेल्थ गेम जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है 2010, यहाँ पे ये जो है वो गीता फोगाट का है, उन्होंने पहली बार गोल्ड जीता था। तो पहली बार रेसलिंग में पहले फीमेल ने 2010 में गोल्ड जीता था। अगर आप बबीता कुमारी के बारे में देखोगे तो देखो कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने 2014 में गोल्ड जीता था, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा इवेंट कॉमनवेल्थ गेम है, ठीक है, क्योंकि कॉमनवेल्थ जो है वो ब्रिटिश लोगों की जिनके भी ऊपर राज था वो सारी कंट्रीज का गेम होता है। तो एशियन गेम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉमनवेल्थ हो गया, क्योंकि अलग अलग कॉन्टिनेंट से यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम में फोगाट सिस्टर्स ने क्या किया, गोल्ड मेडल्स जीते। फिर उसके बाद में और ऐसे बहुत सारे मूवीज आए जिनकी जो स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है कि स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रेसिंग सेंस, सोशल लाइफ उनकी, या फिर जो भी उनकी स्टोरी होती है, उनकी लैंग्वेज, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है अगर आप मूवी बना रहे हो। तो इसके लिए अगर आप हिस्टोरियंस हो तो आपको मूवीज में भी एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, आपको पता होंगे बहुत सारे इनमें के मूवीज। दिस इज एम एस धोनी के ऊपर मूवी है। भाग मिल्खा भाग मतलब मिल्खा सिंह के ऊपर बेस्ड है। मिल्खा सिंह जो है वो पहले ऐसे इंडियन है जिन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया में, ओके, इंडिपेंडेंट इंडिया इज इंपॉर्टेंट वर्ड, इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया, उन्होंने कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था। तो इसके लिए मिल्खा सिंह के ऊपर मूवी बेस्ड है। 83 आपको पता होगा, 1983 में इंडिया ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, तो उसके ऊपर बेस्ड मूवी आने वाला है। यहाँ पे एक मूवी है गोल्ड, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो इंडिया ने ओलंपिक्स में, ठीक है, अभी ओलंपिक्स जो है ये यहाँ पे सबसे बड़ा इवेंट हो गया। ओलंपिक्स में इंडिया ने इंडिपेंडेंट इंडिया ने पहली बार जो गोल्ड जीता था, इंडिपेंडेंट होने के पहले भी गोल्ड जीते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद 1948 में पहली बार जो गोल्ड जीता था वो हॉकी की टीम ने जीता था। तो उसके ऊपर बेस्ड मूवी है गोल्ड। तो ऐसी सारी स्पोर्ट्स के ऊपर बेस्ड जो मूवी है उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। या फिर अलग अलग ऐसे मैगजीन्स होते हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं वो स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं। तो इसमें भी आपको
अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिख रहा है अलग अलग मैगजीन, स्पोर्ट्स स्टार, क्रिकेट टुडे, फोर्ब्स एक्चुअली स्पोर्ट्स मैगजीन नहीं है, लेकिन इनका ये स्पेशल स्पोर्ट्स एडिशन। तो ऐसे अलग अलग मैगजीन होते हैं जो स्पोर्ट्स के बारे में लिखते हैं। तो अगर आपको स्पोर्ट्स का नॉलेज है तो आप इसमें भी काम कर सकते हो। स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी, तो यहाँ पे फिर एक बार आपको प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। Although sports and history appear to be distant as subject, there is a close tie between them. Student of history can find many opportunities in the field of sports journalism. One needs to resort to history in order to write articles, reviews about sports events like Olympics, Asiad and national or international matches. तो अगर आपको स्पोर्ट्स के ऊपर न्यूज़ या फिर आर्टिकल्स लिखना है, अगर आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यूज़पेपर में आपको दिख रहा है कि स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारे न्यूज़ लिखे गए। तो अगर आपको ऐसे न्यूज़ लिखना है तो आपको क्या होना इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री के बारे में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। तो आप जर्नलिस्ट भी बन सकते हो, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी बन सकते हो। सिमिलरली बहुत सारे लोग अगर उन्होंने स्पोर्ट्स में करियर किया है या फिर स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज भी है, तो वो लोग कमेंटेटर्स या फिर अलग अलग ऐसे जॉब्स करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको बहुत सारे कमेंटेटर्स दिखेंगे। ये नाम आपने सुना होगा, हर्षा भोगले। तो इनको क्रिकेट के बारे में बहुत नॉलेज है, बहुत क्रिकेट की हिस्ट्री के बारे में नॉलेज है। तो ये क्या हो गया, अभी स्पोर्ट्स के बहुत बड़े, क्रिकेट के बहुत बड़े कमेंटेटर्स में से एक हुए, कमेंटेटर्स में से एक है। So an expert commentator need to have good knowledge of history, statistics, previous records, eminent players, historical anecdotes. Anecdotes मतलब छोटी छोटी स्टोरीज। तो अगर ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा तो ही आप कमेंटेटर बन सकते हो। Similarly, matches of various sports like cricket, football, kabaddi, etc. are shown on television. The role of professionals who track and keep record of this telecast from various channels have become very important now. तो आपने टीवी पे देखा होगा क्रिकेट का मैच आता है, फुटबॉल का मैच आता है, तो जो भी लोग चैनल पे ये मैच दिखाते हैं, वो जो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको भी क्रिकेट का नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कबड्डी के मैचेस होते हैं, चेस के मैचेस होते हैं। तो ये मैचेस अगर आप टीवी चैनल्स पे दिखा रहे हो, तो वो चैनल्स में भी ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज हो। तो ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। The sports channel continue telecasting round the clock. There are many professional opportunity available in the field. For example, sports channel के ऊपर दिन भर अलग अलग प्रोग्राम्स आते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार स्पोर्ट्स ले लो तो द डग आउट, गेम प्लान, ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स आते रहते हैं जिसमें आपको मिलेंगे कि पहले के जो भी क्रिकेटर्स या फिर पहले के जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे आके इंटरव्यूज वगैरह देते हैं, लेकिन उनके साथ साथ अलग उनके होस्ट भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनको आपने बहुत बार देखा होगा, जतिन सबरू नाम है इनका। या फिर यहाँ पे कुछ आपको दिखेंगे ऐसे होस्ट है जो लोग क्या कहते हैं, जिनको क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो ही आप यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। अगर आपको स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे ये जो प्रोग्राम हो रहा है उसका ये होस्ट है और उसको क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, स्पोर्ट्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, तो वो अच्छे से ये प्रोग्राम कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अगर स्पोर्ट्स के बारे में नॉलेज है तो आप ऐसे जगहों पे न्यूज़ चैनल्स नहीं, स्पोर्ट्स चैनल्स के ऊपर आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हो। या फिर एक अलग चीज़ होती है रेफरीज, अंपायर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। अगर आपको नॉलेज है स्पोर्ट्स के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के बारे में, तो आप स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे एज अ रेफरी काम कर सकते हो। रेफरी मतलब अंपायर। अंपायर सबने देखे होंगे, क्रिकेट देखते हैं सब लोग, तो ये सब हो गए अंपायर। तो ये अंपायर जो है वो एक्चुअली इनको स्पोर्ट्स का नॉलेज होता है, ये पहले स्पोर्ट्स खेले हुए होते हैं या फिर इनको स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। तो अगर आपको स्पोर्ट्स के हिस्ट्री के बारे में पता है, स्पोर्ट्स का नॉलेज है, तो आप रेफरी ये भी आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो एज अ रेफरी। Government and private sector are trying to promote sports. There are scholarship offered to sports person. There are reserved seats to them for in the government and private establishment. तो जो भी स्पोर्ट्स खेलने वाले लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट में भी हिस्सा लेने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरी कॉम, मैंने आपको बताया, सचिन तेंदुलकर आपको पता होगा,
वो लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। क्यों? क्योंकि उनके लिए रिजर्व्ड होती है सीट्स। तो स्पोर्ट्स में अगर आपने अच्छा काम किया है तो आप गवर्नमेंट में भी हिस्सा ले सकते हो। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी स्पोर्ट्स खेलने वाले बच्चे होते हैं उनको अलग अलग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इवेंट खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 में महाराष्ट्र में हुआ था, पुणे में, 2020 में आसाम में गुवाहाटी में हुआ था। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और जो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करता है उसको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। यहाँ आप इमेज देख सकते हो, सिलेक्टेड एथलीट टू गेट स्कॉलरशिप ऑफ 5 लाख पर ईयर फॉर 8 ईयर्स। तो अगर आप यहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, खेलो इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हो गया पूरा चैप्टर के बारे में। चैप्टर में कुछ अलग अलग चीज़ें आपको दी गई है, उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा। जो मैंने आपको बोला था कि लास्ट में हम लोग मेडल्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। गेट टू नो मोर अबाउट रेसलर्स लाइक खसाबा जाधव, मारुति माने एंड क्रिकेटर भारत रत्न सचिन तेंदुलकर विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। अभी सचिन तेंदुलकर जो है वो तो सबको पता होगा भारत रत्न है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल काम किया, सबसे ज़्यादा रन, सबसे ज़्यादा मैचेस, सबसे ज़्यादा सेंचुरीज, हाफ सेंचुरीज, बहुत सारे रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ और कोई ऐसे लोग हैं जैसे कि मारुति माने जो है उन्होंने एशियन गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। नाउ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नेम जो है वो है खशाबा जाधव। इनके बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रेसलर है उन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लाया और ये पहले ऐसे इंडिविजुअल है जिनको मेडल मिला था। ब्रॉन्ज मेडल मिला था लेकिन पहले इंडिविजुअल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ओलंपिक्स में सबसे पहला मेडल इंडिपेंडेंट होने के बाद, इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद सबसे पहला मेडल जो है वो इंडिया के हॉकी टीम को मिला था 1948 में। लेकिन हॉकी क्या हो गया, टीम स्पोर्ट हो गया, राइट। लेकिन खशाबा जाधव ने रेसलिंग जो है वो टीम स्पोर्ट है क्या? नहीं, वो इंडिविजुअल स्पोर्ट है। तो इन्होंने 1952 में इनको ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल मिला था और ओलंपिक जो है वो सबसे बड़ा इवेंट होता है। तो इसके लिए खसाबा जाधव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स पर्सन। तो इनके बारे में आपको इंटरनेट पे जाके थोड़ा सर्च करना है, थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना। ठीक है, सिमिलरली देर इज अल्सो दिस पर्सन लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी। इनके बारे में भी दिया गया। इनके लाइफ में भी स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, Her Highness was very fond of physical exercise. She used to wake up in early hours, spend an hour, that is 2 gatikas, exercising on Mallakham. And then she had rounds on horse ride and long elephant ride, 2 hours, that is 4 gatikas. After sunrise, she would eat khurak, a diet meant for enhancing physical strength, and milk. Thereafter, she had bath. Translated from माझा प्रवास बाय विष्णु भट्ट गोडसे। तो विष्णु भट्ट गोडसे की एक बुक है माझा प्रवास, उसमें उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है। तो उन्होंने ऐसा लिखा है कि वो सुबह बहुत जल्दी उठती थी, 2 घटिकास मतलब 1 घंटे तक वो मल्लखंब पे प्रैक्टिस करती थी। फिर 2 घंटे तक मतलब 4 घटिका तक वो हॉर्स राइड या फिर एलिफेंट राइड करती थी। फिर उसके बाद में खुराक मतलब डाइट होता है स्पोर्ट्स पर्सन का, वो डाइट लेती थी, मिल्क पीती थी और उसके बाद में वो अपना दिन स्टार्ट करती थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके लाइफ में भी स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था। और आपको यहाँ पे बताया गया है मेजर ध्यानचंद के बारे में। तो मेजर ध्यानचंद के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद, एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी, was also the captain of Indian hockey team. Indian hockey team won a gold medal in 1936 at Berlin Olympics under his captaincy. He was also part of previous Indian hockey teams in 1928 and 32, which played at Olympics and won gold medals. 29th August, the birthday of Dhyan Chand, is celebrated as National Sports Day in India. He was also known as Wizard of Hockey. He was honored with Padma Bhushan in 1956. तो यहाँ पे ध्यानचंद क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली बात, इंडिया ने ओलंपिक्स में, मैंने पहले आपको बोला कि इंडिपेंडेंस के पहले भी मेडल जीते। तो इंडिपेंडेंस के पहले है ना 1936, 1928, 1932, ये तीनों साल हॉकी के टीम ने गोल्ड मेडल जीते थे। लेकिन मोस्टली उनमें ब्रिटिश लोग भी होते थे, ब्रिटिश प्लेयर्स भी होते थे और इंडियन प्लेयर्स भी होते थे। लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडियन प्लेयर थे
वो थे ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद, जो कि 1936 में क्या थे, कैप्टन भी थे, और उन्होंने तीनों साल गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता था, और 1936 में उन्होंने कैप्टनसी भी की थी। इसके लिए जो मेजर ध्यानचंद है, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी या फिर बर्थ डेट जो है 29 अगस्त, उसको इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे करके सेलिब्रेट किया जाता है, और इनको विजर्ड ऑफ हॉकी भी बोला जाता है। तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया को इन्होंने बहुत सारे मेडल्स दिलवाए, और इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग ने देखा एक हॉकी टीम ने जीता था, फिर हम लोग ने इंडिपेंडेंस के बाद देखा कि खशाबा जादव ने हम लोग को एक मेडल जीताया था। तो ये हो गया ओलंपिक्स से मेडल्स के बारे में। नाउ देयर इज सम अदर इंफॉर्मेशन लाइक कथा सरित सागरा, ठीक है, डिफिकल्ट नाम है, अच्छे से इसका स्पेलिंग याद रखना, कथा सरित सागरा। ये एक ऐसा बुक था, एंशिएंट बुक था, जिसमें टॉयज के बारे में, डॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। तो ये हो गई कथा सरित सागरा। ये बुक थी जिसमें अलग अलग स्टोरीज दिए गए थे, और वो स्टोरीज में टॉयज, डॉल्स, इनके बारे में मेंशन किया गया था। और यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी है कि मल्लखंब जो है, अकॉर्डिंग टू मनीषा भाटे एक ऑथर है, उनके अकॉर्डिंग बलम भाट देवदार, जो कि पेशवा बाजीराव दो, इनके वो क्या थे, टीचर थे, उन्होंने उनको मल्लखंब सिखाया गया था। तो ये हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा, मैंने जब आपको जो वेबसाइट का इमेज दिखाया था उसमें हम लोग ने ये ऑलरेडी पढ़ा था कि पेशवा बाजीराव दो, उनके जो टीचर थे, उन्होंने उनको मल्लखंब सिखाया था। तो ऐसे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। फाइनल बॉक्स है, क्या दिया गया है, बाल जे पंडित, इनके बारे में दिया गया। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू पायनियर क्रिकेटिंग कॉमेंट्री, पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी। तो बाल जे पंडित एक क्रिकेटर थे जो आकाशवाणी के ऊपर क्रिकेट के बारे में कमेंट्री करते थे, और उनकी कमेंट्री को बहुत सारे लोग पसंद करते थे। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों के बारे में दिए गए, बहुत सारे लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। बाल जे पंडित हो गए, या फिर मेजर ध्यानचंद हो गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गए, खशाबा जादव हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए। तो ये सब नाम आपको याद रखना, और इन्होंने क्या क्या काम किए उनके बारे में भी आपको याद रखना। इसके ऊपर आपको एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे। एक्सरसाइज का थोड़ा सा पार्ट बाकी है कि एक्सरसाइज क्या क्या है एक्सरसाइज में, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, एवरीवन अंडरस्टूड द पार्ट? यस सर। अभी सर कंटिन्यू करेंगे तुम लोग का मैथ्स का लेक्चर। ओके हाँ सर। सर, यू कैन स्टार्ट। सचिन सर, हाँ बोला सर. चालू करा सर. हाँ हाँ.